माय डियर स्टूडेंट, हमारी ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है ना, ये बेस करती है बोहर एटॉमिक मॉडल पे। अच्छा, हम जानना क्या चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यानी मेरे पास ये एक एटम है, एटम में ये जो सर्कुलर पाथ है, इन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा, दिस वन इज फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर दिस n इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट फॉर दिस द वैल्यू ऑफ n मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और इसके लिए n की वैल्यू 4। तो दीज आर वेरियस ऑर्बिट्स जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हम जानना क्या चाहते हैं? हम यहां से न्यूक्लियस तक का फासला, और हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे रेडियस। तो यहां से लेकर यहां तक, दिस वन इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मैं इसे r1 से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां से लेकर यहां तक, दिस वन इज द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। यहां से यहां तक, दिस वन इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, और ये वाला दिस वन इज द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। तो हम इन ऑर्बिट्स का रेडियस इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम इसके लिए कोई इक्वेशन जो है वो डिराइव करना चाहते हैं बाय यूजिंग बोहर्स कैलकुलेशन। दूसरी बात जो स्टूडेंट आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि जब कोई बॉडी, ये इंपॉर्टेंट बात है, और इसी के बेस पे हम कैलकुलेशन का पहला हिस्सा करेंगे। क्या याद रखना है कि जब कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट करती है। वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, द अदर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर वो बॉडी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है तो इसका मतलब है बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये बात आपके ज़हन में बैठनी चाहिए। आइए हम आगाज करते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, और ये बाहर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E नेगेटिव लगा लो, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो हम नेगेटिव कहते हैं, और वो वेलोसिटी जिससे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट इज v। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तीन चीजें आपके ज़हन में आ गई, m mass of electron, E naught charge on electron, and v velocity with which it is revolving around the nucleus। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, एंड यू नो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम न्यूक्लियस पे जो चार्ज है ना, उसे मैं कहूंगा Ze+, E+ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, E+ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, आई मीन एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं Ze+ कहता हूं तो दैट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब इन दोनों, यहां से लेकर यहां तक का ये जो फासला है, इसे मैं कहता हूं r, दिस वन इज द रेडियस। यानी जो जो चीजें हमारे पास आई उसको मैं दोबारा आपको नोट करवाता हूं। मेरे पास है m इज द mass of electron, we have E, this one is the charge on electron। इसी तरह स्टूडेंट, v velocity of electron with which it is moving around the nucleus, और important point Ze+, that is the charge on nucleus। मैं एक और भी बात बताता चलूं, ये जो Z होता है ना, Z को हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे ना, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या आएगी? 1। और अगर 1 आएगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मींस E पॉजिटिव, आई मीन चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि जब कोई बॉडी, जब कोई पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करता है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी मैंने कहा कि टू फोर्सेस
act on a body while revolving in a circle. और उन दोनों जो फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं, एक हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरे को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जरा मीनिंग की तरफ आए। ये जो सेंट्री है ना, ये सेंट्री वर्ड जो है ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रम। सेंट्रम आई मीन सेंटर, मरकज, मरकज सेंटर। पीटल, हम ना पेटल पढ़ते हैं बायो में, फ्लावर के वो जो पत्तियां हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन पत्तियों को हम पेटल्स कहते हैं। असल में क्यों पेटल्स कहते हैं? क्योंकि वो पत्तियां अपने कलर की वजह से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, हशरात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो पेटल का मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन वो फोर्स जो किसी बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इलेक्ट्रॉन पर वो फोर्स जो इसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, सेंटर की तरफ, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगेन सेंट्री सेंट्रम और सेंट्रम मीन मरकज, फ्यूगल ये फ्यूगोस से आया और फ्यूगोस मीन दूर भागना, दूर भागना, रन अवे, मूव अवे। वो फोर्स जो किसी बॉडी को सेंटर से अवे ले जाती है, दूर ले जाती है। इसका मतलब है वो फोर्स जो इसको सेंटर से दूर ले जाएगी उसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह आप एक रस्सी ले लें, उसके एंड पे आप एक पत्थर बांध दें, उसको घुमाएं तो वो जो स्टोन है, पत्थर है, वो सर्कल में रिवॉल्व करेगा। उस स्टोन पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको सेंटर से अवे ले जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो स्टोन को सेंटर की तरफ लाएगी। जब तक ये दो फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तब तक वो बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती रहती है। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रॉन पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज mv²/r। The centrifugal force acting on the electron while revolving in the around the nucleus, that is mv²/r। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक्ट कर रही है? जब स्टोन, रस्सी के साथ बंधा हुआ स्टोन आप सर्कल में रिवॉल्व करते हैं तो उस स्टोन पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है ना, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है तो जमीन और सूरज के दरमियान भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कूलम लॉ के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, the force of attraction between electron and nucleus, my dear student, जिसे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहा हूं, is given by, अगर आप कूलम लॉ को स्टडी करें, कूलम लॉ हमें दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है।
और वो कूलम लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसका मतलब है कि हमारे पास बना कि वो जो फोर्स एक्ट करती है, जिसे मैं सेंटीपिटल फोर्स कहता हूं, जिसे मैं कूलम फोर्स कहता हूं, that is directly proportional to product of charge on both bodies. Ze plus charge on nucleus, E नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को यकजा करो तो आपके पास आएगा F प्रोपोर्शनल टू ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, Z स्क्वायर E प्लस E माइनस। माय डियर स्टूडेंट, E माइनस कह लो या E प्लस कह लो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर होता है, और वो होता है 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू ऑफ चार्ज सेम है, सिर्फ एक को हम कह देते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन पे चार्ज को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने दोनों को यकजा करके ई स्क्वायर कर दिया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो यहां पे एक वैल्यू आएगी जिसे आप पढ़ के आए हैं, तो ये मेरे पास ओवरऑल बन जाएगा F दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Z स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि F दैट इज इक्वल टू Z स्क्वायर ओवर 4πε0 R स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये दिस वन इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, EPSILON, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? दिस वन इज परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी वैल्यू भी आपने, ये कांस्टेंट है 8.84 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। ये वैल्यू आपने याद करनी। जी स्टूडेंट, मैं दोबारा अपनी उस बात का जहां से मैंने आगाज किया, इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r, सेंट्रीपिटल फोर्स जो अभी हमने निकाली है Z स्क्वायर ओवर 4πε0 r स्क्वायर। अब मैंने आपसे कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इसका मतलब है इस पर लगने वाली ये दोनों फोर्सेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बराबर हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स वो है। तो while revolving around the nucleus, in circular path, both these forces are equal। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि mv स्क्वायर ओवर r सेंट्रीफ्यूगल दैट इज इक्वल टू Z स्क्वायर ओवर 4πε0 r स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। अब हम जानना क्या चाहते हैं? हम रेडियस जानना चाहते हैं, r की वैल्यू फाइंड आउट, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये r है, ये स्क्वायर है, तो r से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ r बचा। तो मैं क्या करना चाहता हूं? मैं r इसको इधर लाना चाहता हूं, तो ये mv स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये आ जाएगा r दैट इज इक्वल टू Z स्क्वायर ओवर 4πε0 mv स्क्वायर। ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ना, ये जो रिलेशन आया है,
इस रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप यूं करें, आप ना इन बातों को जरा साइड पे करें। ये z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, अगर इनको मैं कुछ देर के लिए कांस्टेंट कंसीडर करता हूं, रेडियस और वेलोसिटी, इसका मैं रिलेशन लेना चाहता हूं, तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन आएगा r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ये रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास एक्सरसाइज में एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि अगर रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। आई मीन, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रिवॉल्व करते हैं तो वो फास्टली रिवॉल्व करते हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हायर ऑर्बिट पे जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? कम होती है। दोबारा मैं कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन, ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। रेडियस कम का मतलब क्या है? कि आप न्यूक्लियस के करीब हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर, नियरर, करीब मूव करता है तो वो फास्ट स्पीड से मूव करता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हायर ऑर्बिट में जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती है। ये बात याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस रिलेशन को बेस बनाकर आप उसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हम ना ये वेलोसिटी का फैक्टर इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। आपने ना बोहर एटॉमिक मॉडल, उसकी 4 पोस्टुलेट्स पढ़ी। जो चौथी पोस्टुलेट थी, अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट बोहर, अकॉर्डिंग टू फोर्थ postulate of Bohr's model, atomic model. फोर्थ postulate क्या थी? The angular momentum mvr that is equal to nh over 2 pi. This one is the fourth postulate of Bohr atomic model. मैं क्या करना चाहता हूं? मैं ना वेलोसिटी वाला फैक्टर इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं। वेलोसिटी तो एक साइड पे वेलोसिटी, बाकी को, तो v को इधर रखो, nh 2 पाई, ये mr इधर डिनोमिनेटर में चला गया। मैं वेलोसिटी को एक साइड पे रखना चाहता हूं तो mr उधर नीचे चला गया, लेकिन मुझे तो v स्क्वायर चाहिए ना। तो ठीक है, आप इनका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब आपने क्या करना है? ये आपके पास जो इक्वेशन है, जो कोई भी इसको नाम दे लो, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। आपने इस इक्वेशन में से v स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करनी। अब आप v स्क्वायर की जगह पे इसको पुट करेंगे, ये यहां पे लिखेंगे। जब आप पुट करेंगे v स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास आएगा r, दिस वन, ऊपर क्या है? z स्क्वायर ओवर, नीचे क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और v स्क्वायर की जगह पे मैंने इसको लिखना। जब आप इसको लिखेंगे ना तो n स्क्वायर h स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर ये न्यूमरेटर ऊपर चले जाए। माय डियर स्टूडेंट, जो वैल्यूज काट सकते हैं उसको काट दें। देखें, ये 4 कट, ये पाई है, ये पाई स्क्वायर है, स्क्वायर कट गया, ये m है, ये m स्क्वायर कट गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग, ये r वन जार r, और इधर से ये स्केल। तो आपके पास फाइनल इसमें जो चीज बची, जरा उसको देखते हैं। फाइनली मेरे पास बचा इधर, मैं इधर इसको लिख देता हूं, मेरे पास इधर 1 बचा, ये 1, और ये आ गया ZE स्क्वेयर, और साथ आपके पास आ गया पाई, और साथ आपके पास m ओवर, और साथ r भी है, ओवर ये एप्सिलॉन नॉट, और साथ n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर। मैं दोबारा बात करूंगा
कि मैं क्या चीज हासिल फाइंड करना चाहता हूं, मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। स्टूडेंट अगर आप आर को इधर रखेंगे ना तो ये डिनोमिनेटर ये इधर जाके ऊपर चला गया और ये वाली वैल्यू आर के अलावा ये सारी की सारी इधर नीचे आ गई। तो आपके पास ये फाइनल क्या चीज हासिल हुई, फाइनल मेरे पास हासिल हुई, अगर मैं आर को इधर लूं, ये आर ये उधर ऊपर चला गया तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर पाई एम। ये मेरे पास एक रिलेशन है। ये रिलेशन भी हमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है। क्या बता रहा है जरा इसको देखते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये भी ना एक्सरसाइज का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। स्टूडेंट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके पास ना एक ये हाइड्रोजन का एटम है, दिस वन इज हाइड्रोजन एटम, और ये मेरे पास हीलियम का एटम है, दिस वन इज हीलियम एटम। मैं ना फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जानना चाहता हूं, कंपेयर करना चाहता हूं। ये मेरे पास N1 आई मीन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। अब ना यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस जानना चाहता हूं, R यानी R ऑफ हाइड्रोजन RH, और ये है RHE रेडियस ऑफ हीलियम। मेरा सिर्फ आपसे क्वेश्चन है कि बताएं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम है, फर्स्ट ऑर्बिट उसको कंपेयर करो तो दोनों केसेस में हाइड्रोजन हीलियम में किसका रेडियस कम है, इसका आंसर देना है ना। तो आपको इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में देखेंगे ना तो मुझे क्या क्या चाहिए दोनों के लिए। मैं ये इक्वेशन दोनों एटम पे 1 बाय 1 अप्लाई करता हूं। एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए सेम कांस्टेंट है, एन स्क्वायर एन मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट, मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो दोनों एटम के लिए ऑर्बिट सेम है, N1 H दोनों एटम के लिए सेम है। हां Z पे डिफर कर रहा है, E सेम, पाई सेम, M सेम। इसका मतलब है ये सारे के सारे फैक्टर ना ये दोनों एटम्स के लिए सेम है। तो फिर फैसला कौन करेगा, फिर फैसला हमारे पास Z करेगा। ये Z हमारे पास जो है ना ये फैसला करेगा। अच्छा स्टूडेंट ये Z कैसे डिसाइड करेगा, Z मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z मीन एटॉमिक नंबर। तो रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। ये बना R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। माय डियर स्टूडेंट फॉर हाइड्रोजन एटम इसमें एक प्रोटॉन है तो Z की वैल्यू आ गई 1। फॉर हीलियम एटम इसमें 2 प्रोटॉन है तो Z की वैल्यू आ गई 2। अब ये रिलेशन क्या कह रहा है कि अगर Z ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगा। इसमें Z1 इसमें Z2, हीलियम एटम का Z आई मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, लिहाजा हीलियम एटम का फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। आगे हम बढ़ते हैं। मेरे पास रिलेशन है यही वाला रिलेशन है R दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर ओवर ZE स्क्वायर पाई M। स्टूडेंट मैं अब इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेसिफाई करता हूं। तो मुझे पता है कि फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1। अगर मैं Z को 1 लेता हूं तो फिर हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू हो जाएगी R दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर ओवर E स्क्वायर पाई M। अब जरा देखें ये तमाम के तमाम फैक्टर्स एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर E स्क्वायर पाई M, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स। कैसे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बताइए 8 पॉइंट, ये मैं आपको पहले बता के आऊं 8.84 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, इसकी वैल्यू कांस्टेंट। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और आप एच की वैल्यू जानते हैं 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड।
E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन यानी यूनिट चार्ज, ये भी हमें पता है 1.6022 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम। पाए 3.14159 m mass of electron 9.1095 क्रॉस 10 पावर -31 kg। स्टूडेंट और सारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसका मतलब है ये तमाम के तमाम जो फैक्टर्स है ऑल दीज आर कांस्टेंट। आप इन सब की वैल्यूज पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आंसर आएगा 0.529 क्रॉस 10 पावर -10 मीटर। और यू नो दैट 10 पावर -10 मीटर, हम जानते हैं 10 पावर -10 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। तो फिर मैं इतनी जगह पे क्या लिख दूंगा, एंगस्ट्रम। तो ये आपके पास आएगा 0.529 एंगस्ट्रम। अब ये इस सब का आंसर है, हम इसे ना ए नॉट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बोहर कांस्टेंट, बोहर्स कांस्टेंट। और ये वैल्यू हमारे पास हर एटम की नहीं आती, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम की, क्योंकि ऊपर हमने Z को क्या कंसीडर किया, 1, और Z इज 1 ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ना अब इस सारे फैक्टर की जगह पे ये वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वो चीज जो मैं जानना, जिसके लिए मैं तो दो कर रहा हूं, Rn दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, यही हम जानना चाहते। इसका मतलब है अगर आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस लेना चाहते हैं ना, Rn रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, सिर्फ और सिर्फ आपने उसके n की वैल्यू लेनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लेनी, आपके पास उसका आंसर। स्टूडेंट ये जो सारी हमने डेरिवेशन की, मैं इस डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो आइए उन कंक्लूजन्स को देखते हैं। स्टूडेंट जितनी भी हमने डिस्कशन की, इसमें मैं कुछ 3 पॉइंट्स कंक्लूड करना चाहता हूं, और ये मेरी बात ध्यान में रखनी, मैं बार बार भी कहता हूं कि ये तमाम के तमाम हमारा जो कंक्लूजन आएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनका ताल्लुक हाइड्रोजन एटम से है। तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, मैं ना रेडियस ऑफ ऑर्बिट जानना चाहता हूं, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम, यानी मैं R1 जानना चाहता हूं, R1, मैं R2 जानना चाहता हूं, R3 जानना चाहता हूं, मैं R4 जानना चाहता हूं, R5 जानना चाहता हूं। R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, R2 रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने फाइनली डिराइव की है, यानी Rn दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इनटू n स्क्वायर। मैं इस रिलेशन की मदद से किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूं, बशर्ते कि मेरे पास हर ऑर्बिट के n की वैल्यू हो। तो वो तो बहुत सिंपल है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, यानी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या है, 2। थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या है, 3। फॉर फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, फिफ्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 5। व्हाट इज n? बार बार मैं कहता हूं n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब आप सिंपली वैल्यू पुट करें। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहां पे 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.529 एंगस्ट्रम। दूसरी बात,
अगर आप सेकंड ऑर्बिट का रेडियस R2 जानना चाहते हैं तो सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या है 2, यहां 2 पुट करो, 2 2 आर 4, आप इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर लेकर 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपके पास आएगा 2.11 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम R3 जानना चाहते हैं। R3 इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी 3, यहां 3 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 4.75 एंगस्ट्रम। आगे बढ़े, आप फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस जानना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम का, उसके लिए आप क्या करेंगे, n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 4 आर 16, तो 16 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यू विल हैव 8.4 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस जानना चाहते हैं तो यहां पे फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या है 5, तो ये n 5 5 आर 25, आप इसको 25 से यू विल हैव 13.22 एंगस्ट्रम। ये मैंने तो स्टूडेंट वैसे पढ़ा के हमें ये चीजें याद हो जाती हैं, आप इसको कैलकुलेटर से एक दफा कैलकुलेट कर लें, लेकिन आपको ये चीजें ना वैसे ही मेमोराइज करनी पड़ेंगी, बार बार इनमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। ये तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप इसको फौरन बगैर कैलकुलेटर का यूज किए आप इसको लिखते जाए, 0.529 2.11 4.75 8.4 13.22 ये वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें बता क्या रही है, हमें क्या कन्विंस कर रही है, ये वैल्यू हमें बता रही है कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट स्टूडेंट, दिस वन इज द सेकंड ऑर्बिट, ये आपके पास आ गया थर्ड ऑर्बिट, मैं इस तरह सर्कल लगाता हूं, ये आपके पास आ गया फोर्थ ऑर्बिट, ये आपके पास आ गया फिफ्थ ऑर्बिट, ये वेरियस ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। मैं पहले ना इन तमाम ऑर्बिट्स के लिए n की वैल्यू लिखता हूं। इसके लिए पहले जो ऑर्बिट है इसके लिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 और n इज इक्वल टू 5। अभी तक हमने क्या फाइंड किया, क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया कि फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, ये हमने कैलकुलेट किया और कितना दिया है 0.529, यानी ये आपके पास है यहां से लेकर यहां तक का फासला हाइड्रोजन एटम, दिस वन इज द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हमने Z को 1 पुट किया हुआ है तो ये डिस्टेंस है 0.529 एंगस्ट्रम। यहां से लेकर डिस्टेंस, दिस वन इज R2, ये हमने कितना निकाला 2.11 एंगस्ट्रम। फिर न्यूक्लियस से लेकर थर्ड ऑर्बिट तक का डिस्टेंस हमने इसे R3 कहा और ये हमने निकाला 4.75 एंगस्ट्रम। R4 यहां से लेकर फोर्थ ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट दैट इज R4 और वो हमने निकाला 8.4 एंगस्ट्रम। और माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस से लेकर फिफ्थ ऑर्बिट तक का डिस्टेंस हमने इसे R5 कहा और ये कैलकुलेट हमने किया 13.22 एंगस्ट्रम। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ आए। दूसरा पॉइंट जरा टेक्निकल है, मैं सेंटेंस लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। सेंटेंस वेरी सिंपल कि एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इन हायर ऑर्बिट, the distance gap between adjacent orbits goes on increasing। अगर इतनी सेंटेंस को मैं समराइज करूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, वेरी सिंपल। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा हो, ये है, ये सारा जो लिखा हुआ है ये है
द ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड. दिस वन इज द इंपॉर्टेंट. यानी क्या कहा गया है, ऊपर मैंने लिखा कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे ना, तो ऑर्बिट के दरमियान गैप बढ़ता जाएगा. और मैंने इसी बात को यह कहा कि यह मत समझिएगा कि इन ऑर्बिट के दरमियान एक जितना गैप है. नो, पहले दो ऑर्बिट के दरमियान गैप कम है, दूसरे दो ऑर्बिट के दरमियान गैप ज्यादा है, फिर आगे ज्यादा है, फिर आगे ज्यादा. और मैंने इसी तरह ये देखें, ये पहले दो ऑर्बिट्स हैं, पहला और दूसरा ऑर्बिट, ये इतना गैप है. कैसे निकालें, ये कितना फासला है? वेरी सिंपल, आप R2 माइनस R1 निकालें. R2 आप लाए 2.11 एंगस्ट्रम माइनस R1 0.529 एंगस्ट्रम, ये निकाल लें. फिर आप दूसरे और तीसरे ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस, ये वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे? R3 माइनस R2 निकाल. R3 माइनस R2, R3 कितना है? 4.75 माइनस R2 कितना है? 2.11. आंसर निकाल लो. तीसरे और चौथे ऑर्बिट के दरमियान गैप निकालना है, तो ये R4 माइनस R3. R4 क्या स्टूडेंट आपके पास? 8.4 माइनस 4.75, ये निकाल. ये सारे कैलकुलेट कर ले. यू हैव द कैलकुलेटर. आप ये वैल्यूज पुट करें, खुद आंसर लाओ, और उन आंसर, ये जो तमाम वैल्यूज आए इनको कंपेयर करो. जब आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? कंक्लूड आप ये करेंगे कि R2 माइनस R1 क्या है? ये पहले दो ऑर्बिट के दरमियान गैप, इनके दोनों के दरमियान गैप, ये वैल्यू कम होगी R3 माइनस R2 से. यानी ये कम है डिस्टेंस, ये गैप ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, तो ये कम है R4 माइनस R3 से, ये कम है R5 माइनस R4 से, एंड सो ऑन. ये हमारा दूसरा पॉइंट था जो हमने कंक्लूड किया. तीसरे पॉइंट की तरफ आए स्टूडेंट. तीसरा पॉइंट, पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं. द सेकंड ऑर्बिट is 4 times away from nucleus than first orbit, and third orbit is 9 times away from nucleus than first orbit. My dear student, कहा क्या जा रहा है? न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस R1 जो आपने निकाला, ये था 0.529 एंगस्ट्रम, ये निकाला आपने. ये बात, ये क्या है? न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस निकाला. स्टूडेंट, जब आपने R2 निकाला ना, तो ये आपके पास आ गया 2.11 एंगस्ट्रम. मेरा सवाल आपसे, ये है सेकंड ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस. आप इस वैल्यू को, यानी 0.529 और 2.11, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो. जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू की निस्बत 4 टाइम्स, 4 गुना बड़ी वैल्यू है. वो कैसे? दो तरीके हैं. आप इसको इस पे डिवाइड कर दे, आंसर क्या आएगा? 4. या दूसरा तरीका, आप इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए. इसका मतलब है कि दिस वैल्यू 2.11, दिस वैल्यू इज 4 टाइम बिगर देन दिस वैल्यू. ये क्या है? ये सेकंड ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है. और ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस. इसका मतलब है सेकंड ऑर्बिट ये 4 टाइम्स अवे है फ्रॉम न्यूक्लियस देन फर्स्ट ऑर्बिट. अगली बात ये हो गई R3. R3 कितना है? 4.75. माय डियर स्टूडेंट, ये है
फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ये आ गया थर्ड ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस। अगर मैं कहूं कि माय डियर स्टूडेंट मुझे इन और इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, तो आप कहेंगे कि सर दिस वैल्यू इज 9 टाइम्स ग्रेटर देन दिस वैल्यू। वो कैसे पता चला? वही दो तरीके, इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 9। या दूसरा तरीका, आप 0.529 इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, आपने किया था तो आपके पास ये आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थर्ड ऑर्बिट है ये फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत न्यूक्लियस से कितने गुना दूर है? 9 गुना। इस तरह अगर मैं आपसे कहूं कि अगर सेकंड ऑर्बिट 4 टाइम्स है, थर्ड ऑर्बिट 9 टाइम्स है, बताएं फोर्थ ऑर्बिट न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत कितने गुना दूर है? तो आंसर है 16, 4 4 16। अगर मैं कहूं फिफ्थ ऑर्बिट न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत कितना दूर है? द आंसर इज 25। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। स्टूडेंट, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको समझाए, ये भी आपसे बतौर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते, लेकिन साथ ही साथ ये जो तीनों पॉइंट्स है ये हमारे उस क्वेश्चन का हिस्सा हैं जो आज हमने शुरू किया। स्टूडेंट, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया एंड दैट वाज डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और ये सारी की सारी कैलकुलेशन, दीज कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन बोहर एटॉमिक मॉडल। और इसमें हमने जो एटम अंडर स्टडी था दैट वाज हाइड्रोजन एटम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको बड़ों का एहतराम करने और छोटों से शफकत से पेश आने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।